हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी लोगों का स्वागत है। बीएसएससी सीजीएल 4 2025 का ये भारतीय संविधान का अभी जो टॉपिक चल रहा है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इसका ये दूसरा पार्ट है और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज है। आप इसको मिस मत कीजिए। इसका पहला पार्ट अपलोड हो चुका है, दूसरा पार्ट अभी हम लोग कंप्लीट करेंगे और एक एक प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि चैनल पर आप पहली बार आए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के वीडियो को प्रारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत परिषद अधिनियम 1861 यहाँ तक हो चुका था। ये प्रारंभ करेंगे आज भारत परिषद अधिनियम 1861। यदि आप पहला वीडियो नहीं देखें तो उसे ज़रूर देखिएगा। और एक बात आप लोगों को ध्यान रखना है, यहाँ पे हम लोग अभी कोई भी अधिनियम देख रहे हैं तो वो एकदम पॉलिटी के दृष्टिकोण से देख रहे हैं। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि भारत परिषद अधिनियम में ये सारे चीज़ हुए हैं जो इसमें नहीं है। तो पॉलिटी के दृष्टिकोण से जो आपको महत्वपूर्ण है वो आपको इसमें देखने को मिलेगा। बाकी जो बच जाएगा वो आप इतिहास में कंप्लीट करेंगे हम लोग। पहला प्रश्न है, आधुनिक भारत में सर्वप्रथम प्रतिनिधित्व प्रणाली का आरंभ करने वाला अधिनियम कौन सा था। यानी आधुनिक भारत में सर्वप्रथम प्रतिनिधित्व प्रणाली का आरंभ करने वाला अधिनियम कौन सा था। यानी 1861 का भारत परिषद अधिनियम जो है यह प्रतिनिधित्व प्रणाली को आरंभ करने वाला अधिनियम कहलाया। किस अधिनियम के द्वारा सर्वप्रथम भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया में सम्मिलित किया गया। तो ये अधिनियम जो है 1861 का अधिनियम है। 1861 के अधिनियम के द्वारा सर्वप्रथम भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया में सम्मिलित किया गया। यानी 1861 के अधिनियम से सर्वप्रथम प्रतिनिधित्व प्रणाली का आरंभ किया गया और कानून बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें भारतीयों को सम्मिलित किया गया 1861 के अधिनियम से। नेक्स्ट है, भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसे दी गई थी। तो आपातकाल के समय जो अध्यादेश अभी राज्य में राज्यपाल और केंद्र में राष्ट्रपति जारी करते हैं, यही शक्ति जो है प्रारंभ में जब भारत को आज़ादी नहीं मिली थी तो आपातकाल के दौरान अध्यादेश जारी करने की शक्ति वायसराय के पास थी। तो वायसराय जो है अध्यादेश जारी करते थे। ये प्रारंभ कब किया गया था, तो भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। किस अधिनियम द्वारा मद्रास एवं बम्बई की प्रेसिडेंसियों को पुनः विधायी शक्तियां देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई। यानी बम्बई एवं मद्रास की प्रेसिडेंसियों को पुनः विधायी शक्तियां देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। अगला है, किस अधिनियम में विधि निर्माण के क्षेत्र में शक्ति विभाजन के सिद्धांत की कल्पना की गई है। यानी किस अधिनियम में विधि निर्माण यानी विधि कानून निर्माण के क्षेत्र में शक्ति विभाजन के सिद्धांत की कल्पना की गई थी। यानी शक्ति का विभाजन, विधि निर्माण के क्षेत्र में शक्ति का विभाजन करने की कल्पना की गई थी। तो ये 1861 के अधिनियम से ये किया गया था, आपको ध्यान रखना है। अगला है, 1861 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा वायसराय की परिषद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई, जिसके तहत लॉर्ड कैनिंग ने शुरुआत की थी विभागीय प्रणाली की। यानी वायसराय की परिषद को कानून बनाने की शक्ति दी गई थी और इसके तहत जो है कैनिंग क्या प्रारंभ किया था, विभागीय प्रणाली को कैनिंग ने प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, 1861 में भारत परिषद अधिनियम द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद में विधि निर्माण हेतु सम्मिलित किए जाने वाले कितने अतिरिक्त सदस्यों की संख्या का उपबंध किया गया। तो न्यूनतम 6 तथा अधिकतम जो है 12 सदस्य का ये उपबंध किया गया था। अगला है, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद में सम्मिलित किए जाने वाले अतिरिक्त सदस्यों का कार्यकाल जो था, तो इन लोगों का कार्यकाल 2 वर्ष का निर्धारित किया गया था। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के अंतर्गत प्रांतों में स्थापित की गई विधान परिषदें थी। तो प्रांतों में स्थापित की गई विधान परिषदें थी। तो बंगाल 1862 ईस्वी,
उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत 1866 एवं पंजाब 1897। नेक्स्ट है वायसराय की कार्यकारी परिषद में विधि सदस्य को किस रूप में सम्मिलित किया गया। यानी विधि के जो सदस्य थे वायसराय की कार्यकारिणी में, कार्यकारी परिषद में विधि सदस्य को शामिल किया गया था 5वें सदस्य के रूप में। वायसराय की कार्यकारी परिषद में विधि सदस्य को 5वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगला है वायसराय को परिषद के कार्य संचालन हेतु नियमों तथा आदेशों के निर्माण का अधिकार किस अधिनियम द्वारा दिया गया था। वायसराय को परिषद के कार्य संचालन हेतु नियमों तथा आदेशों के निर्माण का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा दिया गया था। तो 1861 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा नियम दिया गया था कि कार्य जो है संचालन हेतु नियम एवं आदेश का निर्माण कर सकते हैं। 1861 के तहत यह दिया गया था। वह अधिनियम जिसमें भविष्य की प्रतिनिधि सरकार के शुभारंभ का प्रथम प्रयास किया गया था। यानी वह अधिनियम कौन सा है जिसमें भविष्य की प्रतिनिधि सरकार के शुभारंभ का प्रथम प्रयास किया गया था। तो भारत परिषद अधिनियम 1861। नेक्स्ट है वायसराय को अपनी परिषद के सदस्यों में कार्य विभाजन यानी पोर्टफोलियो या विभागों का बंटवारा का अधिकार दिया गया था। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा वायसराय को अपनी परिषद के सदस्यों में कार्य विभाजन का अधिकार दिया गया था। कार्य विभाजन मतलब पोर्टफोलियो या विभागों का बंटवारा 1861 के अधिनियम से ये दिया गया था। नेक्स्ट है भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के अधीन गठित वायसराय की कार्यकारी परिषद में प्रशासनिक सेवा के सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो प्रशासनिक जो है ये टोटल 3 सदस्य थे। किस अधिनियम ने मद्रास तथा बम्बई प्रांतों की विधानसभाओं को विधि निर्माण हेतु सशक्त किया था। मद्रास एवं बम्बई प्रांतों की विधानसभाओं को विधि निर्माण हेतु सशक्त किया था। तो भारत परिषद अधिनियम 1861। अब प्रारंभ करेंगे भारतीय परिषद अधिनियम 1892। ये महत्वपूर्ण है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है केंद्रीय विधान परिषद सहित वायसराय को अतिरिक्त सदस्यों के मनोनयन का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा दिया गया था। यानी कहना यह है कि केंद्रीय विधान परिषद के सहित वायसराय को अतिरिक्त सदस्यों के मनोनयन का अधिकार जो है किस अधिनियम के द्वारा दिया गया। तो भारत परिषद अधिनियम 1892। अतिरिक्त सदस्यों के मनोनयन किससे दिया गया। भारत परिषद अधिनियम 1892 से। केंद्रीय विधान परिषद में मनोनीत किए जाने वाले अतिरिक्त सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई। केंद्रीय विधान परिषद में जो मनोनीत करने का अधिकार दिया गया तो उसमें अधिकतम जो है 16 सदस्य को मनोनीत किया जा सकता था और न्यूनतम जो है कम से कम 10 सदस्य का मनोनयन होना था। नेक्स्ट है बम्बई तथा मद्रास की परिषदों में गवर्नर द्वारा नियुक्त किए जाने वाले अतिरिक्त सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई थी। तो बम्बई तथा मद्रास की परिषदों में गवर्नर द्वारा नियुक्त किए जाने वाले अतिरिक्त सदस्यों की संख्या न्यूनतम 8 तथा अधिकतम जो है 20 अतिरिक्त सदस्य निर्धारित किया गया था। अगला है बंगाल प्रांत की परिषद में गवर्नर द्वारा नियुक्त किए जाने वाले अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई थी। तो बंगाल प्रांत में जो गवर्नर नियुक्त करते थे अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 20 जो है अधिकतम निर्धारित किया गया। केंद्रीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों का निर्धारित कार्यकाल जो है ये 2 वर्ष का कार्यकाल निर्धारित किया गया था। चलिए अब नेक्स्ट यहाँ से है केंद्रीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों के निर्वाचन हेतु कौन सी रीति अपनाई गई थी। परोक्ष निर्वाचन रीति। अतिरिक्त के लिए परोक्ष निर्वाचन रीति। अगला है किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय तथा प्रांतीय दोनों विधान परिषदों के जो सदस्यों हैं उनको बजट पर बहस करने एवं प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है बार बार कि विधान परिषदों के सदस्यों को बजट पर बहस करने तथा प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था। तो बजट पर बहस तो 92, बजट पे बहस और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया 1892 के अधिनियम से। अगला है 1892 के अधिनियम के अंतर्गत नवीन विधि निर्माण के तहत प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं के लिए अनिवार्य था। तो गवर्नर जनरल की पूर्व स्वीकृति
आवश्यक था। अगला है आपातकाल या विशेष आवश्यकता की स्थिति में गवर्नर जनरल को व्यवस्थापिका सभा की मदद से प्रांतों के लिए विधि निर्माण का अधिकार देने वाला अधिनियम था भारत परिषद अधिनियम 1892। अगला 1892 के अधिनियम के अधीन प्रांतीय परिषद के अतिरिक्त सदस्यों का चुनाव किया जाता था। तो प्रांतीय परिषदों के अतिरिक्त अभी जैसे विश्वविद्यालयों से, नगर पालिकाओं से, जिला परिषद, व्यापार संघ, जमींदारों आदि की सिफारिशों पर की जाती थी। अगला 1892 के अधिनियम के तहत केंद्रीय परिषद के गैर सरकारी सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार होता था। यानी केंद्रीय परिषद के जो गैर सरकारी सदस्य होते थे, प्रांतीय परिषदों के गैर सरकारी सदस्यों की सिफारिश पर उसको किया जाता था। अगला है 1892 के अधिनियम के अधीन गठित होने वाली व्यवस्थापिका सभाओं के सदस्य किस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। तो पूरक प्रश्न तथा तर्कपूर्ण प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। यानी 1892 के अधिनियम के अधीन गठित होने वाले व्यवस्थापिका सभाओं, केंद्रीय तथा प्रांतीयों के सदस्य जो हैं, ये किस प्रकार के प्रश्न, पूरक प्रश्न तथा पूर्ण प्रश्न, तर्कपूर्ण प्रश्न नहीं पूछ सकता था। अगला 1892 का अधिनियम द्वारा स्थापित व्यवस्थापिका सभाओं की वास्तविक स्थिति क्या थी। तो परामर्शदात्री परिषदों जैसी, तो ये जो है परामर्शदात्री परिषदों जैसी थी। 1892 के अधिनियम की आलोचना करने वाले नरमदलीय नेताओं के नेतृत्वकर्ता कौन थे। 1892 के अधिनियम को आलोचना करने वाले नरमदलीय नेताओं के नेतृत्वकर्ता थे गोपाल कृष्ण गोखले। ये इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। 1892 की आलोचना करने वाले गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगला है 1892 के अधिनियम द्वारा किए गए सुधारों का पूर्ण लाभ उठाने की सलाह देने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता कौन थे। तो ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं। इन्होंने कहा था कि पूर्ण लाभ उठाने की सलाह दिया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे। यानी 1892 का अधिनियम द्वारा किए गए सुधारों का जो सुधार किया गया था उसका पूर्ण लाभ उठाइए, ऐसा सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा था। तो ये आपको ध्यान रखना है। 1892 के अधिनियम के अधीन गठित होने वाली केंद्रीय परिषदों के सदस्य बनने वाले प्रमुख भारतीय नेता कौन थे। केंद्रीय परिषद के सदस्य बनने वाले प्रमुख भारतीय नेता गोपाल कृष्ण गोखले, रास बिहारी बोस तथा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अब प्रारंभ करेंगे भारत परिषद अधिनियम जो है 1909, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये 1909। तो पहला प्रश्न है 1909 के भारत परिषद अधिनियम को अन्य किस नाम से जानते हैं। तो मार्ले मिंटो सुधार के नाम से इसको जानते हैं। मार्ले मिंटो सुधार 1909। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 किस वर्ष में लागू हुआ। तो जनवरी 1910 में। 1909 जो था ये लागू कब हुआ था, जनवरी 1910 में। 1909 का जो मार्ले मिंटो सुधार था लागू हुआ था जनवरी 1910 में। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगला है 1909 के अधिनियम द्वारा वायसराय की केंद्रीय परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाकर कर दी गई थी 60। वायसराय की जो केंद्रीय परिषद थे उसमें अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 60 कर दिया गया था। और 1909 के अधिनियम द्वारा वायसराय की परिषद की कुल सदस्य संख्या कितनी हो गई थी, 69। टोटल 69 हो गई थी और अतिरिक्त वाले 60। अगला प्रश्न है किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन सामुदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू की गई थी। तो किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक सामुदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू की गई थी। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था द्वारा भविष्य में देश विभाजन की आधारशिला तैयार करने वाला अधिनियम कौन सा था। तो देश विभाजन का आधारशिला 1909 के द्वारा रखा गया था। अगला है लॉर्ड मिंटो ने मुसलमानों को निर्वाचन संबंधी कौन सी सुविधाएं प्रदान की थी। तो पृथक निर्वाचन प्रणाली की जो सुविधाएं हैं ये मार्ले मिंटो सुधार 1909 के तहत मुसलमानों को दी गई थी। अगला है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो लॉर्ड मिंटो को जो है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जन्मदाता माना जाता है, लॉर्ड मिंटो। भारत सचिव लॉर्ड मार्ले, यानी मार्ले मिंटो सुधार में मार्ले जो थे ये भारत सचिव थे और मिंटो जो थे उस समय के
कौन थे? वायसराय थे। तो भारत सचिव लॉर्ड मार्ले ने निर्वाचन हेतु किस निर्वाचक मंडल की सिफारिश की थी? तो ये जो है लॉर्ड मार्ले जो है ये मिश्रित निर्वाचन मंडल की सिफारिश की थी। तो मिश्रित निर्वाचन मंडल आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है वह अधिनियम जिसके द्वारा विधि निर्मात्री परिषद का नाम सर्वप्रथम व्यवस्थापिका सभा रखा गया। यानी विधि निर्माण करने वाली जो परिषद थी उसका नाम सबसे पहली बार व्यवस्थापिका रखा गया था। भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा इसका नाम व्यवस्थापिका रखा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है सुधारों की प्रकृति तथा प्रतिनिधित्व विस्तार के संदर्भ में रिपोर्ट देने हेतु लॉर्ड मिंटो द्वारा नियुक्त की गई समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ए टी अरुंडेल ये ध्यान रखना है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में किसे प्रथम भारतीय सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था? तो वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में प्रथम भारतीय नियुक्त किया गया था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ये ध्यान रखना है। केंद्रीय एवं प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं की व्यवस्था और शक्तियों के विस्तार का अधिनियम था 1909 का भारत परिषद अधिनियम। केंद्रीय एवं प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं की व्यवस्था और शक्तियों के विस्तार का अधिनियम था 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम। नेक्स्ट 1909 के परिषद कानून के अंतर्गत केंद्रीय तथा प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं में सदस्यों के संदर्भ में बनाई जाने वाली अधिनियमों के लिए क्या आवश्यक था? तो सब परिषद भारत सचिव की स्वीकृति प्राप्त करना। 1909 के परिषद कानून के अनुसार विशिष्ट निर्वाचन क्षेत्रों की कितनी श्रेणियाँ थी? तो विशिष्ट निर्वाचन क्षेत्रों की टोटल 3 श्रेणियाँ थी। अगला है विधायी परिषदों में पूरक प्रश्न पूछने की व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा दी गई थी? तो विधायी परिषदों में पूरक प्रश्न, तो पूरक प्रश्न पूछने का जो अधिकार दी गई थी ये 1909 के अधिनियम से मिला था। पूरक प्रश्न पूछने की व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा जो है पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। विधायी परिषदों में लोकहित के विषयों को प्रस्तुत करने का अधिकार देने वाला अधिनियम क्या था? तो भारत परिषद अधिनियम 1909। यहाँ कहा गया है कि विधायी परिषद में जो है लोकहित के विषय को प्रस्तुत करने का अधिकार देने वाला अधिनियम भारत परिषद अधिनियम 1909। अब प्रारंभ करेंगे भारत शासन अधिनियम 1919 और काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत सरकार अधिनियम 1919 की आधार सामग्री क्या थी? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट इसको कहा गया। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट 1918। भारत सरकार अधिनियम 1919 की आधार सामग्री क्या थी? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट 1918। भारत सरकार अधिनियम 1919 का उद्देश्य क्या था? तो भारत में एक उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। 1919 का उद्देश्य क्या है? भारत में एक उत्तरदायी शासन की व्यवस्था करना इसका उद्देश्य था 1919 का। अगला है भारत सरकार अधिनियम 1919 की प्रस्तावना में समावेश था अगस्त घोषणा के मूल सिद्धांतों का। भारत सरकार अधिनियम 1919 की प्रस्तावना में समावेश था अगस्त घोषणा के मूल सिद्धांतों का। यानी अगस्त घोषणा के जो मूल सिद्धांत है 1919 के अधिनियम में समावेश था। ब्रिटिश संसद में भारत सरकार अधिनियम 1919 कब पारित किया गया था? तो ब्रिटिश संसद में भारत सरकार अधिनियम 1919 जो है दिसंबर 1919 में पारित किया गया था। तो ये आपको ये मंथ याद रखना है, दिसंबर 1919 लास्ट में। भारत सरकार अधिनियम 1919 लागू हुआ था 3 जनवरी 1921 से। 1909 वाला जो है 1910 में लागू हुआ था और ये 1919 का जो अधिनियम है 3 जनवरी 1921 से लागू हुआ था, ये याद रखना है आपको। अगला है भारत सरकार अधिनियम 1919 ने प्रांतों में सरकार की स्थापना के लिए किस प्रणाली को अपनाया? प्रांतों में सरकार की स्थापना के लिए किस प्रणाली को अपनाया था? तो द्वैध शासन, प्रांत में जो है द्वैध शासन को अपनाया था। 1919 अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय कार्यकारिणी परिषद की शक्तियों का विभाजन कितने भागों में किया गया था? तो ये किया गया था 2 भागों में, आरक्षित तथा हस्तांतरित विषयों पर।
नेक्स्ट है, हस्तांतरित विषयों पर राज्य के गवर्नर किसकी सलाह पर कार्य करते थे? हस्तांतरित विषय पर जो राज्य के गवर्नर थे किसके सलाह पर कार्य करते थे? तो मंत्रियों की सलाह पर कार्य करते थे। आरक्षित विषयों पर राज्य के गवर्नर किसकी सलाह पर? तो कार्यकारी परिषद की सलाह पर। हस्तांतरित पर मंत्रियों की सलाह, और जो आरक्षित होते थे उस पर कार्यकारी परिषद के सलाह। नेक्स्ट है, पहली बार किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय व प्रांतीय विषयों का विभाजन किया गया था? पहली बार जो है किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय व प्रांतीय विषयों का विभाजन किया गया था? तो केंद्रीय और प्रांतीय विषयों में जो विभाजन किया गया ये था 1919 का अधिनियम। आपको ध्यान रख लेना है, ऐसे काट देना है। 1919 है तो 1919 विभाजन कर दिया, यानी 19 इधर और 19 इधर। तो केंद्रीय व प्रांतीय विषयों में विभाजन किया गया था 1919 के अधिनियम से, बराबर बराबर विभाजन कर दिया। 1919 के अधिनियम के तहत प्रांतीय तथा केंद्रीय सरकार के बीच शक्ति विभाजन किया गया था न्यायगमन यानी नियमों के अनुसार। न्यायगमन नियमों के अनुसार विभाजन किया गया था। भारतीय संविधान में सरकार को एकात्मक से संघात्मक में परिवर्तन करने हेतु पृष्ठभूमि तैयार करने वाला कानून कौन सा था? तो भारत सरकार अधिनियम 1919। यहाँ पे कहा गया एकात्मक से संघात्मक में परिवर्तन करने हेतु पृष्ठभूमि तैयार करने वाला कानून जो है ये भारत सरकार अधिनियम 1919 है। अगला है, 1919 के अधिनियम के अधीन केंद्रीय तथा प्रांतीय सरकारों के मध्य विवाद की स्थिति में मान्य मत किसका होता था? तो केंद्र सरकार का, यानी यदि विवाद हो गया तो केंद्र सरकार का मान्य होता था। 1919 के अधिनियम का झुकाव किस तरफ था? 1919 का जो अधिनियम है संघात्मक सरकार की तरफ इसका झुकाव था। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, संघात्मक सरकार की ओर 1919 का झुकाव था। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अनुसार प्रांतीय स्तर पर विषयों में भ्रम की स्थिति में किसका स्पष्टीकरण, मत एवं निर्णय अंतिम होता है? तो अभी वर्तमान में राष्ट्रपति के होते हैं, तो उस समय जो है गवर्नर के होते थे। प्रांतीय स्तर पर विषयों में भ्रम यानी कोई भी विषय है उसमें कोई भी भ्रम है तो स्पष्टीकरण में जो है मत एवं निर्णय में अंतिम निर्णय गवर्नर का होता था। भारत में गवर्नर के अधीन कितने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी? तो गवर्नर के अधीन जो है टोटल 9 प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधीन प्रांतों में स्थापित होने वाली विधान परिषदें किस प्रकार की थी? एक सदन, यानी 1919 में जो विधान परिषदें थी ये किस प्रकार की थी? एक सदनीय थी। सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है और फैक्ट्स बहुत सारे इसमें कवर किए गए हैं। यदि आप याद रखेंगे तो प्रश्न जो है एग्जाम में एक भी इससे बाहर नहीं जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। किस अधिनियम के द्वारा प्रांतीय विधानसभाओं के लिए पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रणाली की गई? प्रांतीय विधानसभाओं के लिए पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रणाली अपनाई गई 1919 के अधिनियम के द्वारा। 1919 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था किन वर्गों के लिए की गई थी? तो पृथक निर्वाचन क्षेत्र सिखों, भारतीय ईसाइयों, यूरोपीय व आंग्ल भारतीयों के लिए किया गया था पृथक निर्वाचन की व्यवस्था। नेक्स्ट प्रश्न है, 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रांतीय विधान परिषदों में दलित वर्ग, श्रमिक आदि को प्रतिनिधित्व देने के लिए व्यवस्था की गई थी। तो दलित और श्रमिक को ये मनोनयन के द्वारा व्यवस्था की गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय विधानसभा के निर्वाचन हेतु मतदान की शर्तें किस प्रकार निर्धारित की गई? अलग अलग प्रांतों के लिए अलग अलग ये की गई थी। नेक्स्ट है, प्रांतीय विधानमंडलों को प्रांतीय विषयों पर विधि बनाने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा दिया गया था? प्रांतीय विधानमंडलों को प्रांतीय विषयों पर विधि बनाने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा दिया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1919, यानी प्रांतीय विधानमंडल को प्रांत के विषय पर विधि बनाने का अधिकार दिया गया 1919 के अधिनियम से। किस अधिनियम द्वारा प्रतिवर्ष विधानमंडल के समक्ष बजट प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य किया गया? यानी किस अधिनियम के द्वारा प्रतिवर्ष विधानमंडल के समक्ष, प्रतिवर्ष ये ध्यान रखना है, बजट पहले भी चला आ रहा था लेकिन ये कर दिया कि प्रतिवर्ष करना होगा, तो ये बजट प्रस्तुत करना अनिवार्य किया गया 1919 से प्रतिवर्ष बजट
पेश करना अनिवार्य किया। भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा प्रांतीय विधानसभा का कार्यकाल कितना निर्धारित था? 3 वर्ष। 1919 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय विधानसभा का सत्र बुलाने, स्थगित करने अथवा भंग करने की शक्ति ये गवर्नर के पास था। किस प्रांत में द्वैध शासन प्रणाली ने संतोषजनक ढंग से कार्य किया था? तो द्वैध शासन प्रणाली संतोषजनक ढंग से पंजाब में कार्य किया था। मंत्री गवर्नर के प्रसाद प्रयत्न ही पद पर रह सकेगा। यह व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा की गई थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत, यानी मंत्री जो है गवर्नर के प्रसाद प्रयत्न ही पद पर रह सकेगा। 1919 के अधिनियम से यह लागू किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत गवर्नर द्वारा अध्यादेश जारी किए जाने हेतु वांछित शर्त क्या थी? वायसराय की अनुमति, यानी गवर्नर द्वारा अध्यादेश जारी किए जाने की वांछित शर्त क्या थी? तो वायसराय की अनुमति होना। वहाँ पे ये शर्त था कि वायसराय की अनुमति होनी ही चाहिए, तभी अध्यादेश जारी की जाएगी। किस अधिनियम द्वारा केंद्र में प्रथम बार द्विसदनीय विधानसभा स्थापित की गई? केंद्र में जो है प्रथम बार द्विसदनीय, केंद्र में प्रथम बार द्विसदनीय, ये 1919 के तहत वह अधिनियम जिसके द्वारा प्रथमतः राज्यसभा स्थापित की गई थी, भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। इम्पोर्टेंट है कि वह अधिनियम जिसके द्वारा प्रथमतः राज्यसभा स्थापित की गई थी, यानी 1919 का। 1919 के अधिनियम द्वारा स्थापित राज्यसभा का कार्यकाल निश्चित किया गया था। तो 1919 के अधिनियम द्वारा स्थापित राज्यसभा जो है इसका कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित किया गया था। 1919 के अधिनियम के अनुसार विधानसभा में कौन सा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य था? कर वृद्धि विषयक सभी प्रस्ताव, यानी आर्थिक बिल जो है ये विधानसभा में। 1919 के अधिनियम द्वारा भारत सचिव की परिषद की संख्या पुनर्निर्धारित की गई थी। तो भारत सचिव के परिषद की संख्या न्यूनतम 8 अधिकतम 12 निर्धारित की गई। 1919 के अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय सदस्यों की संख्या पुनर्निर्धारित की गई। 3 से 3 किया गया, यानी 2 से बढ़ा करके 3 कर दिया गया था। नेक्स्ट, 1919 के अधिनियम के अनुसार किन विषयों पर भारतीय परिषद का मत अति आवश्यक था? आय व्यय तथा अखिल भारतीय सेवा संबंधी नियम, आय व्यय तथा अखिल भारतीय सेवा संबंधी नियम। किस अधिनियम द्वारा लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यकाल का सृजन किया गया? लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यकाल का सृजन हुआ 1919 के भारत सरकार अधिनियम से। किस अधिनियम द्वारा प्रावधान किया गया कि केंद्रीय बजट एवं प्रांतीय बजट अलग अलग पेश होंगे? तो केंद्रीय बजट को प्रांतीय बजट से अलग अलग पेश होने का जो है निर्णय लिया गया भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा, यानी पृथक कर दिया गया अलग अलग। किस अधिनियम के द्वारा पहली बार एक लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी? भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत एक लोक सेवा आयोग। नेक्स्ट, भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधीन केंद्र सरकार में विहित विषय है नाविक सेना, ब्रह्मांड संबंध, बाह्य संबंध, भारतीय राजाओं से संबंध, रेलवे, डाकतार, मुद्रा, ऋण कानून है। ये सभी कानून जो है आपको शामिल है 1919 में। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधीन प्रांतीय सरकार में निहित विषय क्या है? स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, कृषि, बिक्री कर, सहकारी समिति, भूमि कर, प्रशासन, सिंचाई, न्याय, पुलिस तथा कारागृह आदि ये सभी मुख्य है। 1919 के अधिनियम का किन लोगों द्वारा स्वागत किया गया था? कांग्रेस के मध्यम वर्गीय के द्वारा। 1919 के अधिनियम का स्वागत कांग्रेस के मध्यम वर्गीय 1919। मूडी मेन समिति किस लिए गठित की गई? 1919 के अधिनियम की जांच हेतु मूडी मेन समिति, 1919 के अधिनियम की जांच हेतु मूडी मेन समिति। नेक्स्ट, 1919 भारत का गवर्नर जनरल राज भी करता था। भारत का गवर्नर जनरल राज भी करता था और शासन भी करता था। यह कथन है 1909 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को दिए गए विशेषाधिकारों के संदर्भ में। किसने कहा था कि 1919 का अधिनियम भारतीयों के लिए बैरियों का नया जाल था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा 1919 का अधिनियम भारतीयों के लिए
भारतीयों के लिए बड़ा जाल था, ये भीमराव अंबेडकर ने कहे हैं। अगला है, किसका कथन है कि चेम्सफोर्ड सुधार भारत के आर्थिक शोषण तथा उसे परितंत्र बनाए रखने की प्रक्रिया को सही अंग है? तो महात्मा गांधी, यानी महात्मा गांधी ने कहा था कि चेम्सफोर्ड सुधार भारत के आर्थिक शोषण तथा उसे परितंत्र बनाए रखने की प्रक्रिया का ही अंग है, ये कहे थे महात्मा गांधी। अब नेक्स्ट पार्ट लाएंगे जिसमें हम लोग देखेंगे भारत शासन अधिनियम 1935, फिर 47, फिर आज़ादी, संविधान बन के रेडी। फिर और मज़ा आएगा पढ़ने में। सभी लोगों को धन्यवाद। वीडियो आप लोग पूरा ज़रूर देखिए।